फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। तो टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे, थंबनेल के थ्रू आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, आज की वीडियो 12th एनआईएस हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए कोड है 315 उनका, और चैप्टर नंबर 12 को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रादेशिक प्रणाली और संस्थाएं। सो गाइज, इससे पिछली वीडियोज में मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक हर एक चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको बताए थे, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और हर एक साल इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो गाइज, यहाँ हम इन वीडियोस के थ्रू जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट को जो है अपने कवर कर रहे हैं, पूरा हिस्ट्री का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। हर एक वीडियो के अंदर आपको हर एक चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको विद आंसर्स बताती हूँ। इनके अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, यही पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। तो 11 चैप्टर हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, सभी चैप्टर्स का लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 12 में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रादेशिक प्रणाली और संस्थाएं। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि भी दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रशासनिक ढांचे का विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है प्रशासनिक ढांचा कैसे बना उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। सो गाइस, आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को लाहौर में स्वतंत्र सुल्तान के रूप में स्थापित कर लिया, मजबूत कर लिया, तो उस समय मौजूद प्रशासनिक तंत्र प्रारंभिक अवस्था से गुजर रहा था। जब तक स्थानीय शासकों ने दिल्ली के सुल्तान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया, तब तक मौजूदा ढांचे में ना तो कोई परिवर्तन किया गया और ना ही उसको छोड़ा गया। उन्हें सिर्फ कर वसूल कर उसे खिराज के रूप में केंद्रीय खजाने में भेजने की अनुमति थी। इन क्षेत्रों में केंद्रीय कर्मचारियों का मुख्य कार्य स्थानीय शासकों का उनके प्रशासनिक कार्यों में सहायता देना था। अब गाइस, दिल्ली सल्तनत का विस्तार और ये जो है आपका सुदृढ़ीकरण से नवीन प्रशासनिक संस्थाओं का भी उदय होने लगा। तो प्रशासनिक ढांचों और नए शासकों द्वारा भारत में प्रतिपादित संस्थाओं पर मंगोलों, सेल्जुकिड्स आदि का प्रभाव पड़ा और देश के विभिन्न भागों में मौजूदा संस्थाओं ने भी नवीन प्रणाली का निर्माण करने में योगदान दिया। सुल्तानों ने महसूस किया कि सल्तनत की सीमा को बढ़ाने के लिए केंद्र और प्रांतों प्रशासनिक ढांचों का अपना विकास करना जरूरी था। तो इस तरीके से सल्तनत काल के दौरान केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तरों पर प्रशासनिक संस्थाओं का विकास हुआ। तो गाइस, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिया है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान जो प्रशासनिक ढांचा था उसका विकास किस तरीके से हुआ। चलिए गाइस, अब हम लोग बढ़ लेते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई हो तो। इससे पिछली वीडियोस के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सो गाइस, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति क्या थी। ये जो वर्ड है ये है आपका नियंत्रण। तो बाजार नियंत्रण नीति जो थी अलाउद्दीन, उसके बारे में बताना है और उसके उद्देश्य और महत्व, यानी बाजार नियंत्रण नीति के जो उद्देश्य, पहले तो ये बताना है कि वो क्या थी, फिर उसके उद्देश्य और उसके महत्व पर प्रकाश डालना है। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारत के इतिहास का वो महान शासक था जिसके शासन काल में अनेक सुधार करते हुए तथा नवीनीकरण का विकास हुआ। उसने 20 वर्षों के शासन काल में अभूतपूर्व विजय, मतलब बहुत अच्छी विजय प्राप्त की। उत्कृष्ट राजनीतिक आदेशों एवं कुछ नवीन मौलिक सुधारों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि गद्दी पर केवल वही आसीन नहीं हो सकता जिसमें जिद, दृढ़ शक्ति एवं आत्मविश्वास हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति बतानी है हमको। क्वेश्चन हमारा बेसिकली बाजार नियंत्रण नीति के ऊपर ही है कि भाई अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति के कार्यान्वयन के प्रमुख क्या क्या कारण थे। पहला कारण था कि सैनिकों की सुविधा के लिए। अब देखिए, सुल्तान ने यह कदम अपनी प्रमुख एवं विशाल सेना की सुविधा का ध्यान रखते हुए उठाया था। इसके अलावा उसकी लगातार विजयों और मंगोल आक्रमणों ने उसके लिए एक बड़ी सेना को रखना अनिवार्य कर दिया। भाई जब वो बार बार आक्रमण कर रहा था तो उसके लिए एक बड़ी सेना की जरूरत पड़ती। तो अलाउद्दीन ने सेना के व्यय में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की। ठीक है, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सके उसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उसकी दरें भी कम कर दी। मतलब सैनिकों की अगर आय कम की, वेतन में कमी की, तो कहीं ना कहीं जो चीजें बिक रही थी बाजार में उनके मूल्य भी उसने कम कर दिए। सो गाइस, प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास भी आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, पाई स्टडी सर्कल को, क्योंकि बहुत सारी स्कूल वीडियोस आपका वहाँ पर वेट कर रही हैं और काफी सारी स्कूल वीडियोस मैं गाइस पहले ही चैनल पर प्रोवाइड भी कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए। गाइस, इसके अलावा अगर आपके पास है ज्योग्राफी सब्जेक्ट, तो ज्योग्राफी का भी पर्टिकुलर सिलेबस हमारे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, और होम साइंस का भी, इसके अलावा इंग्लिश का भी। तो काफी सारे सिलेबस आपके चल रहे हैं, तो आप अपने सिलेबस घर बैठे विदाउट कोचिंग सेंटर और बिना कहीं बाहर जाए आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग गाइस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ फाइल चाहिए, या इससे जो पिछले जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, तो उनके लिए आप जो है हमारे इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मगर व्हाट्सएप केवल आप जो है पीडीएफ फाइल के लिए ही कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइज। तो देखिए दूसरा जो हमारा कारण था वो था कि भाई जनहित की भावना। सो गाइस जनहित की जो भावना, सुल्तान ने जनता के हित की भावना से प्रेरित होकर बाजार नियंत्रण की व्यवस्था आरंभ की और अलाउद्दीन का उद्देश्य व्यापारी वर्ग द्वारा चालाकी से विभिन्न साधनों के प्रयोग से वस्तु के मूल्य में हो रही वृद्धि को रोकना था, ना कि उनमें सामान्य प्रचलित मूल्यों में कमी करना। अलाउद्दीन ने अलग अलग 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए। 3 तरीके के बाजार जो उसने स्थापित किए थे उनके बारे में आपको बताना है। देखिए ऐसा नहीं है, आप ये सोच रहे होंगे कि भी क्वेश्चन काफी आपका लॉन्ग है। क्वेश्चन अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, वो मैं केवल आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मान लिए आपसे पूछ लिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन में कि अलाउद्दीन ने 3 तरीके के जो बाजार स्थापित किए उनके बारे में बताइए, तो आप जस्ट इतना लिख दीजिएगा। अगर पूरा ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लॉन्ग में पूछा जाता है ज्यादातर, जिसकी वर्ड लिमिट ज्यादा होती है। अगर शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत लंबा आंसर वो नहीं मांगते। तो आप बस स्मार्टली पढ़िए, आपको पता होना चाहिए, हर एक पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई इसका आंसर ये है। रट्टाफिकेशन की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो गाइस अलाउद्दीन ने जो 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए उनमें पहला था मंडी। तो मंडी, यहाँ अनाज का व्यापार होता था। दूसरा किस तरीके का बाजार था? सराय अदल। तो सराय अदल में यहाँ वस्त्र और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। और तीसरा था गाइस दास, तो घोड़ों और मवेशियों के लिए सामान्य बाजार। तो गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ से अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित किया। उसने जो नीति बनाई थी, किंतु यह सुधार अधिक दिनों तक नहीं चल पाए और अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात ये सब कुछ खत्म हो गया, समाप्त हो गया। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि मुगलकालीन प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या थी। यहाँ पर आपको मुगलों की जो प्रशासन की विशेषताएं थी, खूबियां थी, वो बतानी है। तो ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है अथवा इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मुगलकालीन प्रशासक के स्वरूप पर प्रकाश डालना है। तो आंसर यहाँ से, आंसर से हमें मतलब ज्यादा है, बट क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, वीडियो आपको कैसी लग रही है। आपके जो कमेंट्स होते हैं मोटिवेट करते हैं हम लोगों को, तो प्लीज जो है कमेंट करके बताइएगा मुझे। मुगलकालीन शासक प्रणाली सल्तनत कालीन प्रणाली से भिन्न थी, अलग थी। मुगलकालीन शासन प्रणाली के अंतर्गत किसी मंत्रिमंडल अथवा मंत्री परिषद की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, कीप स्टडी इन पाई स्टडी सर्कल हमारा चैनल है, विजिट करिएगा, मस्ट विजिट है आपके लिए, आइएगा जरूर, ताकि आपको पता चले कि आपके लिए बहुत सारी अच्छी वीडियोस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप क्यों ना उनका फायदा उठाएं। सो गाइस उन्होंने मंत्री परिषद की व्यवस्था नहीं थी और बादशाह को उसके कार्यों में सलाह देने तथा साम्राज्य के शासन तंत्र के सुसंचालन के लिए केंद्र में अनेक विभागों की व्यवस्था थी। प्रत्येक विभाग का एक विशिष्ट अधिकारी होता था, लेकिन मंत्री अथवा अधिकारी अपने विभाग से संबंधित कोई भी निर्णय लेने अथवा देने के लिए वो स्वतंत्र नहीं थे। ये केवल राजा की इच्छाओं, मतलब राजा की इच्छाओं से चलता था। जो मंत्री थे वो आजाद नहीं थे कि वो कोई भी आदेश दें, कोई भी जो है निर्णय ले, इसके लिए वो नहीं थे आजाद। तो ये जो है सब कुछ केवल राजाओं की इच्छाओं से होता था या फिर उसके आदेशों से होता था, और आदेशों से ही जो है कार्यान्वित होता था ये काम। सो इन अधिकारियों की नियुक्ति अथवा पद नियुक्ति का जो अधिकार था वो केवल और केवल राजा के पास था, और ना ही उनकी कोई सेवा अवधि निश्चित होती थी। अभी तो सब कुछ जो है क्या था, बादशाह की इच्छा पर निर्भर करता था। तो प्रशासन के सुविधाजनक संचालन के लिए केंद्रीय मंत्रियों तथा अधिकारियों के अतिरिक्त साम्राज्य के अंतर्गत सूबों, सरकारों, परगनों एवं गांवों में भी प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्था की गई। तो देखिए सम्राट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सम्राट क्या होता है कि भी मुगल बादशाह अपने साम्राज्य का सर्वोच्च होता था, जिसे सम्राट कहा जाता था। शासन की संपूर्ण शक्ति इसमें निहित होती थी। दूसरा था वकील। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला कौन था? सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, वो था वकील। ये सम्राट को उसके कार्यों में सहायता देता था। तीसरा था भाई मीर बख्शी। सो गाइस यह मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रधान था, और मनसबदारी प्रथा के कारण ये पद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। चलिए व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। गाइस इसके अलावा मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर आपको ओनली 10 रुपीज का यहाँ पर पे करना पड़ेगा। वीडियोज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए यहाँ पर 10 रुपीज का चार्ज भी क्यों है गाइस, क्योंकि जो हम आपके लिए तैयार करवाते हैं, ये जो पीडीएफ फाइल होती है किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो
एक्सपर्ट टीचर से ही कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खुद ही उल्टा सीधा आपको लिख के प्रोवाइड करते हैं। तो जिस सब्जेक्ट के जो भी एक्सपर्ट टीचर होते हैं ना, वही उनको जो है लिखते हैं, तो उनके लिए हमें उनको पे करना पड़ता है। तो हम स्पेशली टीचर से ही आपके सारे नोट्स प्रॉपर तरीके से लिखवाते हैं, तो उसके लिए हमें टीचर को पे करना पड़ता है। सो दैट्स वाई हम PDF के लिए आपसे यहाँ पर वीडियो या पर चैप्टर के लिए आप यहाँ 10 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए, बट ये आपकी चॉइस होगी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फोर्स है आपके लिए, आपकी चॉइस होगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने कोई बुक परचेज नहीं की है ज्योग्राफी की, मतलब हिस्ट्री की या ज्योग्राफी की, और या फिर आपको के पास कोई गाइड भी नहीं है, कोई तैयारी का साधन नहीं है, तो यहाँ पर जो हर एक वीडियो के अंदर हम एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर वाइज हम लेकर के चल रहे हैं। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर सही तरीके से जो मैं आपको लिखे प्रोवाइड कर रही हूँ, उन सभी का की जो है आपको PDF फाइल मिल जाएगी। तो गाइड या बुक ना खरीद कर आप क्या कर सकते हैं, आपको केवल यहाँ पर 200 रुपीज़ का चार्ज करना पड़ेगा। 200 रुपीज़ में आपको आपकी कंप्लीट गाइड या बुक आप उसको कह सकते हैं मिल जाएगी, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट ही चीज़ें मिलेंगी, फालतू की बकवास उसमें कुछ भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर 200 रुपीज़ आप जो है स्पेंड करके कंप्लीट एक इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आप मिल सकती है आपको, बट अगेन ये आपकी चॉइस होगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दीवाने कुल। तो ये जो है वो राजस्व और वित्त के लिए उत्तरदायी था। फिर है आपका सदर उस सुदूर। तो मुगल प्रशासन में धार्मिक मामलों की देखरेख के लिए एक पृथक यानी अलग से विभाग स्थापित था, जिसका प्रधान कौन था, सदर उस सुदूर कहलाता था। अगला है आपका मीरसामा। तो मीरसामा शाही कारखानों का प्रभारी अधिकारी था। तो ये तो हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। चलो अब हम बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में गाइस आपसे क्या बोला गया है कि शिवाजी के प्रशासन की उल्लेखनीय विशेषताएं क्या थी। यहाँ पर हमारे जो शिवाजी हैं वो पधार गए हैं, अब उनके प्रशासन की विशेषताएं बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर, और उनके प्रशासनिक व्यवस्था में अष्टप्रधान की भूमिका। अष्टप्रधान की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अष्ट का मतलब होता है 8, तो 8 प्रधान की भूमिका का भी मूल्यांकन करना है। चलिए बढ़ लेते हैं, पहले शिवाजी के बारे में जानते हैं। तो शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी उत्कृष्ट थी, बड़े अच्छे पैमाने की थी, बड़े अच्छे लेवल की थी। संपूर्ण प्रशासन को 8 विभागों में विभाजित किया गया था, जिसे गाइस क्या कहा जाता है, अष्टप्रधान। तो ये 8 मंत्री कौन कौन से थे ये हम डिटेल में जानने वाले हैं। पहला था हमारा पेशवा। तो वित्तीय और सामान्य प्रशासन की देखरेख करते थे जो पेशवा होते थे। दूसरा था भाई, क्योंकि 8 जाने हैं, दूसरा था सरिये नौबत, यह सेनापति था। तीसरा था मजूमदार, ये लेखा जोखा रखता था। चौथा था आपका बकायानवीस, ये गुप्तचर और घरेलू मामलों की देखरेख करता था। नेक्स्ट था 5वां सुरूनवीस, तो यह शाही पत्रकार का काम करता था। आगे बढ़ लेते हैं, छठा जान लेते हैं अष्ट में से हम। प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए छठा था आपका दाबिर। तो ये विदेशी मामलों को देखता था, और न्यायाधीश जो था वो था, यह न्याय विभाग का प्रधान होता था। और 8वां और लास्ट था पंडित राव, ठीक है, सॉरी, यह धार्मिक मामले देखते थे। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं हम। तो इस तरीके से अष्टप्रधान की रचना शिवाजी द्वारा नहीं की गई थी। अष्टप्रधान नामक संस्था का कार्य राजा को सलाह देना था। वे ना तो किसी नीति का निर्धारण कर सकते थे और ना ही राजा की नीति का विरोध कर सकते थे। ये सामूहिक रूप से राजा के सलाहकार नहीं थे। इसके विपरीत प्रत्येक मंत्री अपने विभाग की कार्यकुशलता के प्रति उत्तरदायी था। साथ ही मंत्री राजा के प्रति भी उत्तरदायी था। घुड़सवार असमान इकाइयों में बटे हुए थे। शिवाजी अपने सैनिकों को नकद वेतन देना पसंद करते थे, लेकिन कुछ सरदारों को कर अनुदान भी दिए जाते थे और सेना में कठोर अनुशासन था उस वक्त की। सो यहाँ पर हमने शिवाजी के बारे में जान लिया है, उनके जो कुछ संस्था थी इनके सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब बढ़ लेते हैं फाइनल क्वेश्चन जो है हमारी वीडियो का, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले थे। सो यहाँ पर 5वां जो क्वेश्चन है वो है जागीरदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। शिवाजी के बाद कौन सी व्यवस्था आ गई, जागीरदारी व्यवस्था। तो इसके बारे में आपको जानना है। और मुगल साम्राज्य के पतन में जागीरदारी की क्या भूमिका रही, ठीक है। तो मुगलों के अधीन जागीरदारी प्रथा एक विशिष्ट संस्था के रूप में विकसित हुई और इस संस्था की नींव अकबर ने डाली, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का अत्यंत विशिष्ट अंग बन गई। आरंभ में इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य ये था कि शाही सेवा में दक्ष और अनुशासित व्यक्तियों को लाया जाए, और साथ ही साथ यह उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, कि इसमें सरकार पर भू राजस्व प्रशासन का जो बोझ था वो हल्का हो जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था लागू करने में मदद मिलेगी। सो लेट्स कीप स्टडी इन पाई स्टडी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वास्तव में जागीरदारी व्यवस्था भू राजस्व आवेदन के द्वारा वेतन भुगतान का एक तरीका था, और जागीर के रूप में प्रदत्त भू क्षेत्र पर राज्य एवं जागीरदारी का वैध अधिकार होता था। वैध का मतलब गाइस क्या होता है, कानूनी। सो जागीर की अनुमति आय का लेखा तो राजस्व मंत्रालय रखता था, लेकिन वास्तविक जो कर था उसका निर्धारण एवं वसूली जागीरदार अथवा उसका प्रतिनिधि करता था। तो भू राजस्व निर्धारण में उसे राजस्व मंत्रालय द्वारा स्वीकृत दरों को मानना पड़ता था। औरंगजेब के शासनकाल में
पूर्वाद्र तक जागीरदारी प्रथा सुचारू रूप से चलती रही, लेकिन उनके शासनकाल के उत्तरार्ध में यानी बीच में इस पर काले बादल छाने लगे और ये प्रथा जो है संकट में आ गई, संकटग्रस्त हो गई। तो औरंगजेब ने जब इस समस्या को हल करने का कोशिश किया, प्रयास किया, किंतु लेकिन वो भी असफल रहा। उसकी मृत्यु के पश्चात, किसकी मृत्यु के पश्चात गई, यहाँ पर औरंगजेब का बात हो रही है। तो उसकी मृत्यु के पश्चात जागीरदारी प्रथा के समक्ष यानी सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई, जिसे आगे के सम्राट हल करने में असफल हो गए। तो कुछ इस तरीके से जागीरदारी प्रथा का भी यहाँ पर एक तरीके से वो भी असफल हो गई आपकी। सो गाइस यहाँ पर हमने पूरी वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं आंसर्स के साथ। तो इससे पिछली वीडियोस के लिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर अभी तक जितने भी हमने चैप्टर डिस्कस किए हैं उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का भी ग्रुप दे दूंगी। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं और बता सकते हैं। बट अगेन गाइज आपको PDF के लिए यहाँ पर पे करना पड़ेगा, बिकॉज एक्सपर्ट टीचर से हम सारी चीज़ें लिखवाते हैं तो उनको हमें भी पे करना पड़ता है, ठीक है। तो PDF के लिए आपकी पर्सनली चॉइस होगी, बाकी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप वीडियो के थ्रू भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर हम 12th या फिर 10th क्लास के एनालिसिस वाले बच्चों की इंग्लिश की बात करें, सो इंग्लिश का काफ़ी सारा सिलेबस हमने यहाँ भी कवर कराया है पाई स्टडी सर्कल अपने इस चैनल पर। बाकी इंग्लिश की सेपरेट हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसमें खाली आपको इंग्लिश से रिलेटेड सिलेबस ही देखने को मिलेगा, इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। और गाइस चैनल का नाम आप देख सकते हो, मैं लिख रही हूँ धीरे धीरे थोड़ा सा। तो चैनल का नाम गाइस हमारा है लर्न इंग्लिश। तो लर्न इंग्लिश का मतलब इंग्लिश सीखिए, ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है NIS और CBSE वाले बच्चों के लिए। सो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो गाइस जिस तरीके से आपने पाई स्टडी सर्कल को प्यार किया है, पाई परिवार का आप सदस्य बन गए हैं, इसी तरीके से लर्न इंग्लिश चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए और अपने इंग्लिश से रिलेटेड सिलेबस को आप वहाँ पर कवर कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है, कहीं डाउट रह गया है या फिर आपका कोई भी सजेशन है तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग पाई स्टडी एंड थैंक यू सो मच। गुड बाय।